सकते हैं, जो भौतिक आवश्यकताएं, वो पूरी व्यक्ति कैसे करेगा? व्यक्ति को खुद को करनी होगी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति अकेला इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। उसके लिए व्यक्ति व्यक्ति में सहयोग चाहिए। व्यक्ति व्यक्ति में क्या चाहिए? सहयोग चाहिए। सहयोग के द्वारा ही इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति करेगा। और इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या बनाएगा? व्यक्ति व्यक्ति सहयोग करके एक परिवार का निर्माण करेगा, जिसमें व्यक्ति है वो आपसी सहयोग करेंगे ताकि उनकी भौतिक रोटी कपड़ा मकान इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यानी कि अरस्तु इस चीज को पहला संगठन बताते हैं। अरस्तु इसको बोलते हैं ये पहला राज्य निर्माण की दृष्टि की ओर ये पहला जो मूलभूत जो संगठन बना है जो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब अरस्तु बोलते हैं कि जैसे एक परिवार बना है तो कुछ परिवार, अब जो व्यक्ति को जो भावनात्मक जो सपोर्ट चाहिए होता है वो व्यक्ति को परिवार से मिलता है। और छोटी मोटी जो भी आवश्यकताएं हैं, छोटी मोटी जो भी आवश्यकताएं रहने के लिए मकान, इन सब चीज़ों की जो आवश्यकताएं हैं वो परिवार में मिलके व्यक्ति आपस में कर लेते हैं, जो उनको भावनात्मक रूप से मजबूती प्रदान करता है। परिवार एक बहुत बड़ी व्यापक संस्था है जो पहले से चली आ रही है दोस्तों। तो अब अरस्तु बोलते हैं कि अब व्यक्ति के लिए कुछ काम की आवश्यकताएं हैं, आजीविका का प्रश्न है। अब केवल एक परिवार है वो आजीविका पूर्ति नहीं कर सकता। आजीविका पूर्ति के लिए जैसे कोई यूं मान के चलो एक ऐसा परिवार है जो मोची का कार्य जानता है, एक ऐसा परिवार है जो डॉक्टर है, तो केवल डॉक्टर अपना परिवार के जो 10 लोग हैं वो अपने 10 लोगों में से ही किसी का ट्रीटमेंट करके जो पैसा नहीं कमा सकते। अपनी भौतिक आवश्यकताओं को, मोची है वो अपने ही घर की जो 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 चप्पल जूती है उनको सही करके है वो पैसे नहीं कमा सकते। इसलिए अरस्तु बोलते हैं कि जिस तरह फैमिली में सहयोग की और ज़रूरत होगी, जैसे जैसे परिवार जो सहयोग करेगा, एक परिवार नहीं कई सारे परिवार मिलकर आपस में सहयोग करेंगे, अपनी जो आजीविका है वो चलाएंगे। इसके लिए व्यक्ति क्या, जो परिवार है वो गांव का निर्माण करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? परिवार है वो गांव का निर्माण करेंगे। और इस परिवार जो गांव के निर्माण के लिए याद रखना होगा, हमें यहाँ याद रखना होगा कि यहाँ जो गांव का निर्माण हो गया, यहाँ आजीविका की बात हो रही है। यानी कि भौतिक आवश्यकताएं प्रारंभ होना यहाँ से शुरू हुई और भौतिक आवश्यकताओं की और अब आजीविका की हमें सुनिश्चितता गांव से हुई। लेकिन दोस्तों हर गांव के अंदर अभी आजीविका का सपोर्ट मिला है लोगों को। अभी तक जो हमारी जो मूल जो आवश्यकता है, मूल जो मुख्य जो सद्गुण है, जो नैतिक सद्गुण है, नैतिक सद्गुण जिसे मोरल वर्च्यू बोला जाता है, वो अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसे कंप्लीट करने के लिए कई सारे गांव मिलके हैं वो राज्य का निर्माण करेंगे, जिसे अरस्तु पोलिस बुलाते हैं। पोलिस और पोलिस है वो अंतिम एसोसिएशन है, अंतिम संगठन है राज्य निर्माण का, जिसमें व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं तो पूरी होंगी। यानी कि जैसे ही व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं तो यहाँ कंप्लीट होगी, लेकिन यहाँ सबसे जो मूल आवश्यकता थी, जैसे जो नैतिक जो सद्गुण की प्राप्ति है, उस सद्गुण की प्राप्ति के लिए अब राज्य सहयोग करेगा। तो देखिए दोस्तों कि भौतिक आवश्यकताएं कितनी महत्वपूर्ण है। यानी कि ये नहीं चलेगा कि आप बाबा बैंगन खाएं औरों को उपदेश सुनाएं। तो ये जो स्टेट जो बनेगा ये पूर्णतः एक कैपेबल यानी कि एक क्षमतावान जो संगठन खड़ा होगा, ये एकदम कैपेबल राज्य होगा, ये एकदम सक्षम राज्य होगा। और यह जो अंतिम सहयोग की अवस्था होगी पोलिस, यानी कि जिसे स्टेट के रूप में अरस्तु परिभाषित करते हैं। और यहाँ व्यक्ति है जो अब जैसे परिवार में तो व्यक्ति लीव कर रहा था, लीव यानी कि रह रहा था, ओनली रहना मात्र है रोटी कपड़ा मकान के साथ। लेकिन जो स्टेट है वहाँ व्यक्ति लिविंग वेल होगा, लिविंग वेल यानी कि व्यक्ति अच्छी तरह से रहेगा, जो अपनी लाइफ है वो एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से जिएगा,
जिसमें व्यक्ति की जो नैतिक सद्गुण यानी कि मॉरल वर्च्यू है उसका पूर्णतः विकास कर लिया जाएगा। तो ये जो दोस्तों इस तरह अब एक और यानी कि मोरल वर्च्यू का विकास कैसे होगा यह हमें जानना बहुत जरूरी है। मोरल वर्च्यू का विकास किस तरह से होगा? मोरल वर्च्यू यानी कि नैतिक जो विकास है, नैतिक सद्गुण का जो विकास है, नैतिक सद्गुण के विकास के लिए राज्य है, राज्य एक ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति को उपलब्ध करवाएगा, परिस्थितियां उपलब्ध करवाएगा, व्यक्ति को एक ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराएगा यानी कि जिनसे व्यक्ति बार बार जो नैतिक जो सद्गुण है, बार बार जो नैतिक सद्गुण है उनको व्यक्ति प्रैक्टिस कर सके। बार बार व्यक्ति जो अपने जो नैतिक सद्गुण है उनको प्रैक्टिस कर सके, इसके लिए राज्य है वो लॉ बनाएगा, लॉ बनाएगा यानी कि रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का शासन बनाएगा। अब ये जो कानून का शासन है वो व्यक्ति को कहाँ ले जाएंगे? नैतिक सद्गुण के विकास की ओर लेके जाएंगे। इसीलिए अरस्तु कहता है, जो पहले हमने पढ़ा था कि अरस्तु यह कहता है कि ये जो जहाँ व्यक्ति डर रहा था कि मैं यहाँ से गाड़ी में उतर के इसको लेके जाऊं या पुलिस वेरिफिकेशन करता रहूं, तो ये पुलिस वेरिफिकेशन वाला बैरियर्स है वो राज्य हटा देगा। जैसा अभी इंडिया में भी एक कानून बनाया गया है। और मिडिल क्लास की हमने जो बात कर ली दोस्तों, तो अरस्तु बोलते हैं कि एक पॉलिटी के लिए एक ऐसा सिस्टम जो सबसे बेस्ट सिस्टम है वो, यानी कि राज्य संचालन के लिए जो सबसे बेस्ट सिस्टम जो अरस्तु कहते हैं, वो कहते हैं कि पॉलिटी जो है वो राज्य संचालन के लिए सबसे बेस्ट सिस्टम वो बताते हैं, जो वो अपनी तुलनात्मक पत्ती में भी उसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि टीलियोलॉजिकल कंसेप्ट है जो अरस्तु का, हमने अभी जो टीलियोलॉजिकल जो कंसेप्ट अरस्तु का किया है वो प्लेटो से किस प्रकार भिन्न है, और अरस्तु टीलियोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ें बताते हैं, क्या क्या चीज़ें जो रिन्यू कराते हैं हमें कि इन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। अरस्तु बोलते हैं, जैसे प्लेटो कहता है कि आइडिया एक चीज़ है, प्लेटो का कंसेप्ट केवल आइडिया आधारित है, यानी कि गुफा से निकलो और बाहर देखो तो आंखें चौंधी आ जाएगी। ये जो कंसेप्ट है हमने प्लेटो की जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें कर लिया है, तो ये आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और प्लेटो के जो ऑलरेडी 2-3 सेशन आ चुके हैं, तो वहाँ अपना जो नॉलेज है उसको बूस्ट कर सकते हैं। हमारा जो ये जो वीडियो बनाने का ऑब्जेक्ट है वो आपका नॉलेज बूस्ट करना है। देखिए यहाँ जो आइडिया है, आइडिया का जो कंसेप्ट है यानी कि जो प्रत्यय का सिद्धांत है वो प्लेटो लेके आते हैं। थोड़ा सा एक ब्रीफली हम बता देते हैं कि व्यक्ति जो एक ऐसी गुफा की, वो अपना जो प्लेटो है, अपना जो छोटा भाई है ग्लूकोन, उसको बताते हैं कि आओ ग्लूकोन, समझाते हैं कि एक छोटी सी गुफा है, एक ऐसी गुफा जिसमें जो प्रकाश है वो एक प्रकाश जो ऊपर की ओर प्रकाश की ओर खुलती है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहाँ एक दीवार बनी हुई है गुफा के अंदर, और यहाँ जो लोगों की जो गर्दन है और उनके हाथ है वो यहाँ बेड़ियों से जकड़ दिए गए हैं, गर्दन और हाथ बेड़ियों से जकड़ दिए गए हैं, और व्यक्ति ऊपर की ओर नहीं देख सकता। और ये जो गुफा के अंदर एक पीछे से रास्ता है जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, और गुफा में बाहर अंदर जो सुबह शाम आते जाते रहते हैं। और यहाँ एक जो थोड़ा जो पथरीला क्षेत्र है, यहाँ एक अग्नि जल रही है, यहाँ अग्नि जल रही है, और ये जो अग्नि जल रही है उसकी लपटें ऊपर तक जा रही हैं, और इन लपटों के कारण यहाँ से जैसे भी कोई व्यक्ति गुजरता है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कोई भी लेके जाता है, तो यहाँ जो अग्नि के कारण यहाँ जो भी कोई गुजरता है उसकी परछाइयाँ यहाँ सामने वाली दीवार पे गिरती हैं। तो ये जो जंजीरों से बांधे हुए लोग हैं ये ऊपर नहीं देख सकते, केवल दीवार पे देखते हैं, और ये दीवार पे ये जो यहाँ डेली सुबह शाम जो परछाइयाँ यहाँ पड़ती है, तो ये लोग इन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। अब तो ये जो इन परछाइयों को ही वास्तविकता मान बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि रियल लाइफ में क्या है। तो एक दिन यहाँ से कोई व्यक्ति है वो मुक्त हो जाता है और वो बाहर जाके देखता है कि क्या हसीन दुनिया है,
मतलब उसकी आंखें चौंधिया जाती है और उसको उसकी जो अंतर्मन की जो इनवार्ड जो आइज है वो ओपन हो जाती है और उसको संपूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा ही ज्ञान वो प्लेटो बोलते हैं ग्लूकोन को कि ये दुनिया कुछ ऐसी है, इस दुनिया के चाहिए कि 50 साल की एज में एक ऐसा फिलोसफर किंग डेवलप किया जाए जो इस इन इन जो परछाइयों से बाहर निकल कर और कोई आइडिया के बारे में भी जान सकें। ये सब मैटर के पीछे भी भाग रहे हैं। लोग गधा घोड़ा गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि जो जो मानसिक सुख है वो क्या चीज़ है, यानी कि आइडिया के बारे में, एक नया नया विचार के बारे में, यह जो कॉन्सेप्ट था। तो तो यानी कि देखो, फिलोसफर किंग होगा यानी बाहर निकलेगा, आंखें चौंधिया जाएगी, उसको ज्ञान हो जाएगा। ये जो सब चीज़ें थी ये एक आइडिया यानी कि विचार के बारे में है, मैटर की बात नहीं करता है अरस्तु। प्लेटो प्लेटो कभी भी मैटर की बात नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, प्लेटो का जो शिष्य है, जो जिनका नाम अरस्तु है, प्लेटो का जो शिष्य है वो अरस्तु है, वो मैटर की बात करता है और फॉर्म की बात करता है। फॉर्म फॉर्म जिसे बोलते हैं कि ये जो प्रत्यय का सिद्धांत ही मान के चलते हैं, फॉर्म जिस जो प्लेटो का जो प्रत्यय का सिद्धांत है। लेकिन इसके साथ मैटर की बात करते हैं, यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं। अब अरस्तु बोलते हैं कि भौतिक वस्तुएं यानी कि केवल मैटर एक चीज काम नहीं करती, केवल एक मैटर काम नहीं कर केवल एक ना अकेला मैटर काम कर सकता है और ना अकेली फॉर्म काम कर सकती है। दोनों को साथ मिल के काम करना होगा, तभी कुछ नया निर्माण किया जा सकता है, नई चीजें फॉर्मेट की जा सकती है, कुछ ना कुछ फाइंड किया जा सकता है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो। तो वो बताते हैं कि मैटर है यानी भौतिक वस्तु है वो नाशवान होती है, लेकिन आइडिया जो कि आत्मा है वो नाशवान नहीं होता। आइडिया कभी नाशवान नहीं होता जैसे प्लेटो बताते हैं, लेकिन मैटर है वो भौतिक वस्तुएं हैं, घोड़ी बंगला कारें, ठीक है, ये सब नाशवान वस्तुएं हैं, ये एक दिन खत्म हो जाएंगी। इसलिए दोनों में सह अस्तित्व बना के चलना होगा, सामंजस्य लेके इक्विलिब्रियम स्थापित करके दोनों में चलना होगा। जो इक्विलिब्रियम करके स्थापित होंगे तो नए नव निर्माण होगा, यानी कि न्यू फाइंडिंग्स होगी, कुछ चीज़ें फॉर्मल होगी, यानी कि बनाई जाएंगी। अब अब जो अरिस्टोटल है वो बताते हैं कि ये जो फॉर्म है वो क्या करता है, वो एक गति को यानी कि जो मोशंस है, आइडिया है वो एक मोशंस को ड्राइव करता है मैटर के माध्यम से। यानी कि मैटर है वो गति, मैटर फॉर्म गति, जो फॉर्म यानी कि जो आइडिया है वो मैटर को ड्राइव करता रहता है। यानी कि मैटर में जो गति होती है वो एक आइडिया के कारण होती है। अब कैसे होती है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो मैटर में यानी कि जो भौतिक चीजें हैं उनमें जो गति होगी, जो भौतिक चीज़ों में गति होगी वो फॉर्म के द्वारा होगी, यानी कि विचार के द्वारा होगी, एक आइडिया के द्वारा होगी। फॉर्म के अंदर जो गति होगी वो एक आइडिया के द्वारा होगी। वो गति कैसे होगी उसको भी हम देखते हैं दोस्तों। प्लेटो जो बताते हैं कि जो अरिस्टोटल एक सीक्वेंस बताते हैं। सीक्वेंस क्या बताते हैं कि पहली जो स्टेज है यानी कि मोशन की या गति की जो पहली स्टेज है वो होगी मटेरियल फॉर्म होगी। दूसरी जो होगी यानी कि मटेरियल जिसको भौतिक बोला जाता है, दूसरी होगी एफिशिएंट। और तीसरी जो फॉर्म होगी वो होगी फॉर्मल, और चौथी जो फॉर्म होगी वो होगी फाइंड्स। अब देखते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई मैटर है। मान लीजिए आपके पास, यूं मान के चलिए कि जैसे मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास यूं मान के चलो कि मेरे पास कोई भी रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल जैसे कह सकते हैं कि मेरे पास कंकड़ पत्थर बजरी सीमेंट ईंट सब चीज़ें हैं। मेरे पास कंकड़ पत्थर बजरी सीमेंट ईंट सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मटेरियल तो है लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट यानी कि जो इनसे कुछ बनाने वाला नहीं है। यानी कि मुझे
इनके द्वारा कुछ बनाने के लिए एक वास्तुकार चाहिए जो इन चीज़ों को आकार देने वाला नहीं है। और ये जो आकार दिया जाएगा ये एफिशिएंट फॉर्म में दिया जाएगा। मटेरियल कलेक्ट हो जाता है एफिशिएंट फॉर्म, जिसमें किसी चीज़ को आकार दिया जाता है, आकार देने वाला होता है। आकार देने यानी कि वास्तुकार होता है, यानी कि बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए जो इंजीनियर होता है वो एफिशिएंट फॉर्म में आएगा। तो जो मैटर है उसको मूव कराने के लिए पहले एक आकार देने वाला आएगा, उसको उसकी जो फॉर्म है उसको बदलने के लिए एक विचार देने वाला आएगा, वो है वास्तुकार या इंजीनियर। अब जो इंजीनियर है वो एक फॉर्मल का निर्माण करेगा। फॉर्मल यानी कि इन द सेंस कहने का अर्थ यहाँ फॉर्मेट है। जैसे ये कंकड़ पत्थर बजरी है, इसके द्वारा ये जो इंजीनियर है या जैसे कोई बिल्डिंग बना देगा, जैसे हॉस्पिटल बना दिया, ऐसी कोई बिल्डिंग बनेगी जिस बिल्डिंग का यहाँ ऐसी कोई बिल्डिंग बना दी जाएगी, बड़ी सारी बिल्डिंग या छोटी बिल्डिंग या घर जैसी बिल्डिंग कोई भी। लेकिन अब इसकी कुछ फाइन्स होंगी। अब फाइन्स क्या होंगी कि ये जो बिल्डिंग बनी है उसको या तो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वाशिंगटन की यूनाइटेड स्टेट यूएनओ की बिल्डिंग है, यानी कि यूएनओ का एक निश्चित उद्देश्य है दोस्तों विश्व शांति का। यूएनओ का एक निश्चित उद्देश्य विश्व शांति का है। कोई भी हॉस्पिटल यदि बना दिया जाए तो उसका उद्देश्य है लोगों का इलाज कराने का। तो ये जो फाइन्स हैं जिनके द्वारा लोग अपना इलाज करवाएंगे। तो ये जो अरस्तु का कहने का अर्थ था कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो स्टेजेस हैं जिनके द्वारा कोई भी जो गति है वो ड्राइव होती है। कोई भी गति है उसको गति मिलती है, कोई भी गति में परिवर्तन होता है। पहले मटेरियल होता है, फर्स्ट स्टेज मटेरियल होती है, उसके बाद हमें कुछ एफिशिएंट चाहिए, एफिशिएंट के बाद हमें एक ऐसा फॉर्मल या फॉर्मेट बनाना होगा। और नेक्स्ट एंड फाइन्स, यानी कि फाइन्स का अर्थ है कोई उद्देश्य किसी में, यानी कि उस बिल्डिंग बनाई है उसका क्या उद्देश्य है, उसका विश्व शांति का उद्देश्य है या किस चीज़ का उद्देश्य है। अब अरस्तु एक चीज़ के बारे में और बताते हैं, वो बताते हैं ज्ञान क्या चीज़ है, ज्ञान क्या है। अरस्तु बताते हैं कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। अरस्तु बताते हैं कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है। ज्ञान 3 प्रकार का होता है, जिसे एक बोलते हैं थ्योरिया, एक ज्ञान होता है थ्योरिया, एक ज्ञान होता है मेकिंग का, एक ज्ञान होता है मेकिंग का, एक ज्ञान होता है डूइंग का, या इस ज्ञान को हम प्रैक्टिस का ज्ञान भी बोलते हैं। इस ज्ञान को हम प्रैक्टिस का ज्ञान बोलते हैं। जो ज्ञान थ्योरिया का होता है, यानी कि थ्योरिया का ज्ञान, यानी कि यानी कि यह सर्वोच्च ज्ञान है। सर्वोच्च ज्ञान इसको कौन बताता है? सर्वोच्च ज्ञान बताता है प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, थ्योरी ऑफ आइडिया जो कंसेप्ट है, जो गुफा सिद्धांत से के बाद में जो थ्योरी ऑफ आइडिया जो प्लेटो बनाता है, जो थ्योरी ऑफ आइडिया है वो थ्योरिया है, जिसके द्वारा कोई मेटाफिजिक्स का निर्माण किया जा सके। मेटाफिजिक्स यानी कि एक ऐसी कल्पना लौकी वस्तु, कोई चीज़ जिसमें दर्शन समाहित है, जिसको अभी आकार देना बाकी है, जिसको कोई आकार नहीं दिया गया। ये एक बनी बनाई एक विचार है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है अभी तक। ये आता है, ये थ्योरिया कहलाता है। ये दिस इज कॉल्ड थ्योरिया, ये थ्योरिया है, ठीक है, जिसे प्लेटो ने भरपूर इस्तेमाल किया था। यानी कि बात करें तो यहाँ जो अरस्तु का जो दो आइडिया है, जो फॉर्म्स, जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, जो आकृति की जो सिद्धांत है अरस्तु का, और प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया है, ये दोनों यही सेम मैच कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जो दर्शन बना है, इस दर्शन से कुछ बनाया जाए दोस्तों, इनसे बनाया जाए, इनसे कुछ कथा कहानियां का गठन किया जाए, इनसे कुछ बुक्स लिखी जाएं, कुछ बुक्स ली जाएं, ताकि इस दर्शन का प्रचार प्रसार किया जा सके, इसे कुछ बनाया जाए। यानी कि पहली फॉर्म है थ्योरिया, जहां व्यक्ति सोचेगा या थिंकिंग करेगा, और दूसरी फॉर्म है उस चीज़ को रूप देगा, एक
बुक्स के रूप में, या कोई 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 किसी चीज़ की गणन करेगा। जैसे प्लेटो कहता था ना कि मुझे कुछ थोड़ा टाइम दो कि मैं इसे जो राष्ट्रगान का निर्माण करूँगा, एक ऐसा साहित्य लिखूँगा जहाँ जहाँ कभी भी यानी कि एक देश को महान कैसे बनाया जा सके। तो ये जो दर्शन, ये जो इम्पोर्टेंस, ये जो इम्पोर्टेंस है वो थ्योरिया की इम्पोर्टेंस है। लेकिन अरस्तु का जो प्लेटो का जो सारा चिंतन ही थ्योरिया पे बेस्ड था। प्लेटो ने आगे जो चीज़ों पे कार्य किया वो मैकिंग तक ही सीमित रहा, इससे ज़्यादा ज़्यादा काम नहीं कर पाए। यानी कि प्लेटो का जो मूल काम है वो थ्योरिया पे, जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, इसके बारे में ही बल दिया गया। उन्होंने कहीं उनका जो आदर्श राज्य है, आदर्श राज्य का कंसेप्ट है, कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उसको मूल आकार नहीं दिया जा सका। अब देखते हैं उसका जो सेकंड फॉर्म है वो है मैकिंग। सेकंड फॉर्म है उसका मैकिंग। लेकिन जो थर्ड फॉर्म है वो है प्रैक्सिस। प्रैक्सिस यानी कि इस ज्ञान की एक चरम सीमा है। इस ज्ञान की एक ऐसी चरम सीमा तो नहीं बोल सकते, इस ज्ञान का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन यानी इस ज्ञान का जो क्रियान्वयन है, इस ज्ञान का जो क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि थ्योरिया के द्वारा जो मैकिंग की गई है, जो बनाई गई है बुक्स हैं, जैसे यूं मान के चलो कि लॉज, और लॉज जो बुक है, या कोई भी पॉलिटिक्स जो अरिस्टोटल की बुक है। अब पॉलिटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन यदि किया जा रहा है तो उसको प्रैक्सिस बोलेंगे हम। उसका किसी राज्य में क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटी के रूप में व्यवहारिक बनाई जा रही है उस राज्य में, शासन कला में, रूल ऑफ लॉ में, रूल ऑफ लॉ में इसको इम्प्लीमेंट क्रियान्वित किया जा रहा है, तो यह सबसे बेस्ट फॉर्म है। यानी कि अरस्तु का मानना था कि जो प्रैक्सिस है वो सर्वोच्च फॉर्म है, और थ्योरिया है वो प्लेटो की सर्वोच्च फॉर्म है। प्लेटो थ्योरिया है वो प्लेटो की जो सर्वोच्च फॉर्म है। हमें इन चीज़ों को याद रखना होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे हायरार्की ऑफ एंड्स, जो स्टेट के बारे में क्या जो आइडिया है अरिस्टोटल का। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।